नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम पीहू शर्मा है। मैं यूरो इंटरनेशनल स्कूल की डेप्यूटी चेयरपर्सन हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द फिफ्थ पेरेंटिंग वेबिनार ऑफ यूरो इंटरनेशनल स्कूल। सो हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हैं? जल्दी से मेरे को या तो कोई भी रिएक्शन देके बताइए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल अगेन, सो आई एम रियली हैप्पी। All right, so there are so many messages in the chat box. All right, so it is 4 p.m. and let's start with the fifth parenting webinar of Euro International School. Can we have the next slide, please? All right. So जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूरो इंटरनेशनल स्कूल सीकर का फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल है एंड वी प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ लर्निंग फॉर टुमारो। हमारा मिशन और विजन इज वेरी क्लियर। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? All right. So let's discuss about the mission of Euro International School. Our mission is to add value to humanity, जहां हम इंडिविजुअल बेसिस पे बच्चों को नर्चर करते हैं, उनकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हैं और उनके अंदर की जो पैशन है, उनमें जो पैशन है उसको हम इग्नाइट करते हैं सो दैट दे कैन सोर हाई इन देयर करियर फील्ड ऑप्शंस। सिमिलरली जो हमारा विजन है वो ये है कि इन ऑर्डर टू बी अ स्किल यूनिवर्सिटी, हम हमारे बच्चों को ऐसे लीडर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो पर्सनली कॉन्शियस हो, यानी कि वो अपने बारे में अवेयर हो, इंटेलेक्चुअली केपेबल भी हो और इमेजिनेटिवली क्रिएटिव भी हो, सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड मैनकाइंड। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ऑल राइट, so let's discuss about our credo and our culture. यूरो इंटरनेशनल स्कूल बहुत सालों से 4 C's पे काम कर रहा है, हर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहा है एंड वी रियली फोकस ऑन दी 4 C's जो कि हमारा क्रेडो और हमारा कल्चर है। सो दी 4 C's और दी 4 एस्पेक्ट्स आर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज लाइक शेयरिंग anyone's thoughts। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग, आई एम शेयरिंग माई थॉट्स, माई आइडियाज। जो आपके क्वेश्चंस हैं आज वो हमारे आप की स्पीकर से पूछेंगे, सो दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। Secondly, we talk about collaboration. Collaboration is working together to reach a common goal. Working together to reach a common goal means कि हम एक common goal decide करें और उसके लिए हम सब साथ में काम करें. That is what is collaboration. Thirdly, critical thinking. Critical thinking is nothing but looking at the problems in a new way, in an imaginative way, and linking learning to solve all the problems and getting out their solutions. लास्ट सी जो है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज वेरी सिंपल थिंग जो कि आज हम लोग सब समझते हैं। इट इज अप्रोचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड इन्वेंशन। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? सो आई एम रियली रियली थ्रिल्ड टू अनाउंस कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, विच इज द प्री स्कूल कॉन्सेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द फिनलैंड मॉडल। ऑल्सो यूरो इंटरनेशनल स्कूल एक इनोवेशन लैब के साथ आ रहा है जो कि इंडिया का फर्स्ट स्कूल बेस्ड इनोवेशन लैब है, जिसका नाम है द मंक लैब। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ऑल राइट, सो दिस इज द मंक लैब। यहाँ पे बच्चों को उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स, जो उनकी लाइफ में आने वाली प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास देनी है या फिर ऑन्टरप्रेन्योरशिप की क्लास देनी है, तो एक वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी के सीईओ को बुलाया जाएगा एंड दे वुड बी
they would be explaining all the things about entrepreneurship, about financial literacy to our students, and give their knowledge and their experience. Also, in sari practical skills के साथ साथ we will be keeping in hand with the career counseling sessions, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस, या फिर जो हमारे ओवरसीज काउंसलिंग सेशंस है वो भी हम हमारे मंक लैब में प्रोवाइड करेंगे. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? The next slide, please. All right. So आप इन सबको जानते ही हैं कि ये है हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ यूरो इंटरनेशनल स्कूल, मिस्टर शिवराम. He is a dedicated educator, a renowned parenting expert, and a successful owner of Code Vidya Private Limited and Fanusta Global. Also, we are super proud to say this in front of you all that Shivram sir is a proud recipient of the esteemed Rajiv Gandhi Innovation Award. With over 2 decades of experience in the field of education, शिवराम सर हम सबके लिए एक गाइडिंग लाइट हैं. हमें हर समय सपोर्ट करते हैं to think uniquely, to ignite our passion, and he has been a very amazing guiding light in the world of education for all of us, for all the parents as well. Can I have the next slide? All right, so we are extremely privileged to have Miss Kavita ma'am with us. She is the India's leading psychotherapist. She is an accomplished psychologist, IMDHA certified clinical hypnotherapist, transpersonal regression therapist by Tasso, Netherlands. She is also a certified competency mapping manager, trainer, mentor, and supervisor for regression therapists with 15 years of experience. She has also contributed more than 1500 hours to the training industry, और इन्होंने ट्रेन किए हैं around 25,000 participants in behavioral and mind sciences. And we are super thrilled to have you with us today, ma'am. Thank you so much for joining. All right. So, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा 5th पेरेंटिंग वेबिनार है और आप लोगों ने पहले के वेबिनार्स भी अटेंड कर रखे हैं. सो यू माइट हैव सीन कि हमारा वेबिनार का एक कल्चर है कि हम लोग कोई भी वेबिनार को शुरू करने से पहले मेडिटेशन करते हैं, सो दैट वी कैन रिलैक्स आवरसेल्व्स, ताकि हम लोग इजीली नॉलेज को ग्रैब कर सकें. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to just take a 2 minutes of a meditation pause. Just close your eyes, breathe deeply, and release any distraction, any worries that are around you. I request all the parents to please close their eyes, deep breathe, and release any distraction and worries.
सो आप सबको कैसा लगा हमारा ये मेडिटेशन सेशन? वॉज इट रिलैक्सिंग फॉर यू ऑल? गिव मी अ थम्स अप. All right. So now I would sincerely hand over the whole stage to Miss Kavita ma'am, our key speaker for the day. Namaskar ma'am. Ma'am is not audible. Can Yeah, we unmute now ma'am? Yeah, all right. now I can speak. I can unmute myself. Thank you so much, Pihu, and thank you everyone for being here in this space. मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि इंग्लिश में चाहिए टॉक या हिंदी में या मिक्स चलेगा. सो चैट बॉक्स में लिख दीजिए हिंदी के लिए एच, इंग्लिश के लिए ई और मिक्स के लिए एम. हिंदी, ओके. लेट मी जस्ट कीप रीडिंग. मिक्स मिक्स ठीक है, ज्यादा मेरे पास में मिक्स वाले हैं. परफेक्ट है, सुपर. सो फिर शुरू करते हैं. स्लाइड्स मेरी आपको इंग्लिश में दिखेंगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं हिंदी में बात ज्यादा कर पाऊं. आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं कि ट्रॉमा कैसे पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, राइट? तो यहां तक सब क्लियर है? अगर यस तो चैट बॉक्स में वाई कर दीजिए. ट्रॉमा का मतलब क्या है? कोई पेनफुल इवेंट जिसकी एक बिगनिंग होती है और जिसका एक एंड होता है, वो होता है ट्रॉमा. ठीक है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एक्स वाई जी. मेजरली हम यहाँ पे इमोशनल की बात करेंगे या बिहेवियरल की बात करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, राइट? सो दैट्स ट्रॉमा. पेरेंट्स और किड्स आप जानते ही हैं उनका मतलब क्या होता है. सो लेट मी जस्ट चेक द चैट बॉक्स. एक दो दो यस आए हैं मेरे पास. आई होप टॉपिक सबको क्लियर है. आई विल जस्ट शेयर माई स्लाइड नाउ. ठीक है, वाइज आ रहे हैं, आई कैन सी इट. थैंक यू. अच्छा, कहीं पर भी लगे नहीं समझ में आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख देंगे या अपना हैंड रेज कर देंगे, एक ऑप्शन होता है वहां से, और मैं आपके पास आ जाऊंगी जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगी. ओके, सो दैट इज द टॉपिक. एंड पीहू, प्लीज मेक नोट, अगर लग रहा है कि बीच में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे वर्बलाइज कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेरी स्क्रीन जब शो करती है तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाती हूँ. ऐसा सिचुएशन है मेरे आईपैड में. ठीक है, पीहू, आर यू देयर? ओके, मुझे एक तो वॉइस ओवर वाला बंदा चाहिएगा मेरे साथ में, ऐसे चलेगा नहीं. यूरो किट से कोई है जो मुझे... ओके, सो एक्चुअली मैं मैसेजेस भी नहीं देख पाऊंगी, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज वर्बलाइज करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली सिचुएशन. ओके, अब मैं... या थैंक यू सो मच. ऑलराइट, गोइंग बैक टू द स्लाइड. पासिंग ऑन ऑफ द ट्रॉमा फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स. कुछ स्मॉल चीजें मेरे बारे में डॉक्टर कविता भार्गव के नाम से लोग जानते हैं, और माइंड साइंसेस में ज्यादा काम करती हूँ. ये समझना है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं. अच्छा, मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि अभी बच्चों पे मत फोकस रखिएगा. आप देखिए कि आपके पेरेंट्स से चीजें कैसे शुरू हुई होंगी. ठीक है, तो पेरेंट्स से शुरू करेंगे अपन. तो दो टाइप के लोग होते हैं. एक टाइप के जो कि दिल से चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, मोर कंफर्टेबल विद बातें करना, टच, फीलिंग से जीते हैं, इमोशन से जीते हैं. दिल कर गया तो मैंने वो काम कर दिया. आज मेरा फॉर एग्जाम्पल दिल है तड़कीली भड़कीली धूप में बहुत तीखा सा लाल पहनने का, तो मैं पहनूंगी या पहनूंगा. ये कोई भी कैटेगरी मेल फीमेल में हो सकती है. अब हमें भले ही देखने में अच्छा ना लग रहा हो, पर वो कंफर्टेबल है अपनी बॉडी के साथ, तो वो पहनेगा. ठीक है, ये वो लोग हैं जो आई लव यू बोलेंगे, ये टच फील करेंगे. अगर बाहर जाते हैं तो इनको अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना पसंद है. सबकी अटेंशन ग्रैब करते हैं,
और बस मतलब किसी को नाराज या दुखी नहीं कर सकते। और गिफ्ट में इनको पसंद होता है, ये मान लीजिए फ्लावर्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, टेडी बेयर्स, कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो कि आपको दिल को छुए। दूसरी कैटेगरी है जो दिमाग से चलती है, ये थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, एनालिसिस, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग आई लव यू नहीं बोलते, इनको अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपना डिस्टेंस चाहिए होता है। सोचेंगे समझेंगे, एक चीज बोलेंगे, पर जब बोलेंगे तो एकदम से सबको चुप करने वाली बात रहेगी। तो निर्णय लेना, बहुत सोच समझ के किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं। वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी रहता है जो दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है, अगर हम इसको समझते हैं तो इनिशियली जब हम मैन और वुमेन की बात करते हैं तो आइडियली वुमेन की हार्ट की मसल्स और वूम की मसल्स स्ट्रांग होती थी, तो वो आइडियली हार्ट रूल्ड होनी चाहिए थी। तो रिश्तों को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकती थी, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती थी, और बहुत सीधा जो भी आपने बोला उसको मान लिया और उस तरह से व्यवहार रखती। और दूसरी कैटेगरी जो कि दिमाग से सोचने वाली है, वो थोड़ा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, अच्छा इसको ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं काम को। ठीक है, तो आइडियली मेन होने चाहिए थे जो कि हम कह सकते हैं कैसनोवा, या पार्टनर्स को जंप करना, या ये लड़की ऐसे नहीं तो ऐसे समझेगी मेरी बात को, उन सब के बारे में सोचते थे। पर अब विथ द चेंजिंग टाइम्स इन दो कैटेगरी को मेन और वुमेन में नहीं बांटते हैं। जो हार्ट रूल्ड है हम उसको फिजिकल बोल देते हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है बॉडी के साथ। जो हेड रूल्ड है हम उसको इमोशनल या शॉर्ट में ईमो बोल देते हैं, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो कि अपनी इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रख के बैठती है, इजीली टूटती नहीं है। बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, वो ब्रेक नहीं होंगे और आपको लगेगा वाह ये तो बड़ा स्ट्रांग बंदा है। पर वो क्या कर रहा है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है। फीलिंग दोनों में है, इमोशंस दोनों में है। हार्ट रूल्ड शो कर जाता है, हेड रूल शो नहीं करता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए इस दो कैटेगरी, एक ईमो एक फिजिकल, अगर साथ आएंगे तो क्या होगा, है ना। अगर हार्ट रूल्ड है तो उसको गिफ्ट्स पसंद है, दिल को छूने वाले। हेड रूल्ड है, वो उसको क्या गिफ्ट देगा, सोच के देखिए। दे देगा जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड लगा दिया उसकी बर्थडे पे, या कोई घड़ी दे दी, या चेन दे दी। पर इसको तो हार्ट वाले गिफ्ट पसंद थे, राइट। फिजिकल को इंटीमेसी चाहिए, जो ईमो है वो स्पेस चाहता है। तो ये दो जने जब साथ आते हैं तो एक दूसरे को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है मैं तो ऐसी हूँ, वो ऐसा क्यों नहीं, या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ वो क्यों नहीं समझती, यू नो। तो ये सारी रिलेशनशिप जो भी होती है, इट्स लाइक अ प्ले ऑफ द ऑपोजिट्स। हम सभी में एक फिजिकल और एक ईमो होता है, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक थोड़ा सा रिप्रेस्ड होता है, यानी छुपा हुआ सा ट्रेट होता है। जब एक रिश्ते में हम आते हैं तो हमें लगता है यार सामने वाला हमारे जैसा है बिल्कुल, यानी अगर मैं फिजिकल ज्यादा बिहेव करती हूँ तो मुझे सामने वाले का फिजिकल सेल्फ दिखेगा, या अगर मैं ईमो हूं तो मैं ईमो देखती हूँ। तो हम समझते हैं यार ये तो कंपैटिबिलिटी है, हम दोनों बहुत एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिचुएशन एक इल्यूजन, एक भ्रम सा क्रिएट करता है जिसको हम केमिस्ट्री या कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, हमें लगता है हम दोनों एक जैसे हैं, वननेस। पर धीरे धीरे जब हम साथ रहने लगते हैं तो जो ओरिजिनल आपका ई या पी है, जो बड़ा वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे सामने आने लगता है और आपको लगता है सामने वाला शादी के बाद बिल्कुल बदल गया, राइट। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो हमेशा से वैसा होता है, पर जब वो रिश्ते में आने की शुरुआत करता है तो वो अपना छोटा पार्ट हम देख रहे होते हैं उसमें से। तो ये थोड़ा सा भ्रम क्रिएट करता है और लेटर ऑन हमें लगता है चीजें बदल गई। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है। सी ये दो दो लोग होते हैं सेक्सुअलिटी के, एक ईमो सेक्सुअल होता है, एक फिजिकल सेक्सुअल होता है। जब ईमो को समझ आ जाता है शादी हो गई है, कमिटमेंट हो गया है, अब वो जाके काम करेगा, क्योंकि लड़की अब कहीं नहीं जाएगी, वो उसके साथ है, बीवी साथ है।
ठीक है, तो वो काम में लग जाएगा। करियर, क्योंकि पैसा भी तो उसको कमाना है, उसको लगा यार रिश्ते में मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं जाता हूँ कुछ वापस काम की तरफ। काम के बाद उसकी सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आती है हॉबीज, जैसे ताश खेलना, गोल्फ खेलना, या लोगों के साथ इधर उधर बात करना, टाइम पास करके समझना अच्छा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है या मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, तो कोई भी हॉबी वो उठाएगा। तीसरे नंबर पे ईमो के लिए है रिलेशनशिप और फैमिली। अगर रिश्ता, अगर यहाँ पे थर्ड नंबर पे वाइफ जो है नहीं प्रॉपरली बिहेव कर रही है या झगड़े हो रहे हैं क्योंकि बीवी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है, तो क्या होगा, अब ईमो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, यानी मिस्ट्रेस या दूसरी दोस्तियों की तरफ। ठीक है, और अब फिजिकल की प्रायोरिटी अगर हम इन चार में से देखते हैं, पहली प्रायोरिटी फिजिकल की होती है रिश्ता, रिलेशनशिप, उसने शादी करी है, उसका पूरा फोकस रिश्ते पे है। अब ये फिजिकल चाहता है या चाहती है कि वो बंदा मेरे साथ ही रहे, जो भी कर रहा है, चाहे वो करियर में है, चाहे पूरा दिन कहीं भी काम कर रहा है, मैसेज तो डाले, बात तो करे, मुझको समझाए क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पेन में हूं तो मैं भी तो उसको बोलती हूँ या बोलता हूँ, राइट। पर ईमो ऐसा नहीं होता, जब वो पेन में होता है वो अपनी गुफा में चले जाता है, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाता है। पर फिजिकल को लगता है कि कहीं मुझे अवॉइड तो नहीं कर दिया, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। ये सारी बातें फिजिकल के माइंड में चलने लगती है। दूसरे नंबर पे फिजिकल स्पाउस के बाद में अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। तीसरे पे फिर दोस्त या हॉबी आएंगी, और चौथे पे करियर आता है। अगर आप यहाँ गौर फरमाएं, करियर ईमो के लिए पहला टारगेट है, प्रायोरिटी है, और फिजिकल के लिए लास्ट है। रिलेशनशिप फिजिकल के लिए पहला टारगेट है, ईमो के लिए थर्ड नंबर पे आता है। और ये प्रायोरिटीज ऐसी ही रहती हैं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये नहीं बदलेंगे। पर होता क्या है, जब फिजिकल को लगता है यार ये ईमो मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो फिजिकल में फियर ऑफ रिजेक्शन स्ट्रांग होता है। और जब फिजिकल इस मोड में जाता है तो ईमो को लगता है ये मेरा कंट्रोल तो नहीं ले रही या ले रहा। तो ईमो का बिगेस्ट फियर है फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, और फिजिकल का फियर है रिजेक्शन। ठीक है, अब ये दोनों जो पहले एक दूसरे के साथ आए थे, अब अपने अपने डर में लग के पर्सनली चीजों को लेने लग जाते हैं। ठीक है, सोचिए हमारे पेरेंट्स के साथ में भी ये हुआ होगा, और अगर वो इस फेज में होंगे, हमने उन्हें डेफिनेटली लड़ते झगड़ते मन मुटाव करते सब देखा होगा, और इन सब का इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ा होगा। एक केस स्टडी है, एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है मेरे पास सिर्फ 8 दिन है, मैं सुसाइडल मतलब एक बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, और 8 दिन बाद मैं जा रहा हूँ। ठीक है, 8 दिन का टारगेट उसने क्यों लगाया, और उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है क्योंकि पापा ने आपको प्यार नहीं दिया, मुझे भगवान ने भेजा आपको प्यार देने के लिए, और जब आप मुझे रूडली बात करती हो, तो अम, जब आप मुझसे रूडली बात करती हो तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती, मैं तो अपना सारा प्यार लेके बैठी हूँ आपके लिए, क्योंकि पापा आपको प्यार नहीं दे पाते, पापा बिजी रहते हैं अपने ऑफिस के काम में। ठीक है, अब हमारे पास में 8 दिन का समय है इस बच्चे को बचाने के लिए। डायरेक्टली बच्चा थेरेपीज में नहीं आ रहा है, तो माँ के थ्रू थेरेपीज लगेंगी। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं, सोचिए अब अगर हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा किया तो हम में भी कहीं ना कहीं पे वो ट्रॉमा है। हम कई बार अपने पापा से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको मिस ट्रीटमेंट में हम देख रहे होते हैं कि उन्होंने माँ के साथ क्या किया। पर क्या हम समझते हैं कि माँ भी कहीं ना कहीं फिजिकल सेक्सुअल होती थी, उसको रिजेक्शन का डर होता होगा, तो पापा को कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज करने का डर होता होगा, और ये सारी चीजें रेप्लिकेट होती जाती हैं। कितने बच्चे हैं जो कि शादी तक नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने ऐसे माँ बाप देखे जो आपस में लड़ते हैं। हाँ, बच्चों को लगता है कि वो लड़ रहे हैं, पर अगर आज तक माँ बाप साथ हैं तो वो एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, डिवोर्स करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये एक कुछ बेस है, राइट।
यहाँ पे मैं पॉज मारूंगी समझने के लिए कि आप यहाँ तक मेरे साथ हैं। क्या आपको यहाँ तक चीज समझ में आई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में यस दोबारा से टाइप कर दीजिएगा। ईमो Sorry, जो है, you ma'am. Can you hear me? यस किरण, एक Okay. क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट। किसी ने पूछा ईमो क्या है। ईमो यानी इमोशनल बंदा, इमोशनल सेक्सुअल बंदा, जो कि अपनी सारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो शो नहीं करता है लोगों के सामने। ठीक है, उसको अपनी स्पेस पसंद है, यानी अपनी वो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं, अलग रहता है। समय का, पैसे का सारा वैल्यू है उसके पास। ठीक है, यस किरण, टेल मी। Okay, so I wanted to actually discuss this on कि हम जो अभी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि हम फिजिकल की बात कर रहे हैं और इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इमोशनल पार्ट डोमिनेटिंग होता है, कुछ लोगों में फिजिकल पार्ट डोमिनेटिंग होता है। तो ये दोनों तरीके के लोग किन किन चीजों को प्रायोरिटी देंगे, शायद हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। एक्चुअली आई और रिपीटेड कि ताकि थोड़ा समझ में थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ सके। थैंक यू किरण, वेल अप्रिशिएटेड, बिकॉज हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से नए हो सकते हैं लोगों के लिए, पर रिपीट करने पे ज्यादा बेहतर समझ आते हैं। सो दो टाइप के यस लोग हैं। एक हो गया जो कि अपनी इमोशनल एस्पेक्ट को ऊपर रखता है, दूसरा हो गया जो कि फिजिकल स्टेट को ऊपर रखता है, जैसे किरण ने समराइज किया, राइट। और हम सब में वो दोनों पार्ट होते हैं, 100% कोई भी नहीं होता। एक 60% होगा तो एक 40 हो जाएगा, एक अगर 70 ईमो है तो 30% फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, और दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी, और इस प्रायोरिटी के चक्कर में बहुत सारा ट्रॉमा आता है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि फिजिकल फील करता है, अरे मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, वो कहीं और जा रहा है, मुझ पे पूरा ध्यान नहीं दे रहा, मुझ पे समय नहीं दे रहा, मेरे को भी तो नीड्स है, वो इमोशनल नीड नहीं मीट हो रही फिजिकल की। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी ने यस लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर होता क्या है। ठीक है किरण, ऑल गुड टिल हियर? यस मैम, श्योर। परफेक्ट। तो ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम एक क्या होता है, शादी क्या एक प्रोसेस है, ये समझते हैं। सबसे पहले हमें लगता है हमारे अंदर कुछ मिस कर रहा है, राइट। जब हमें कुछ मिस करेगा तो उसको पूरा करने के लिए हम रिश्ते में आते हैं, देखते हैं अरे वो हमें ये छोटा सा पार्ट है, तो वो वाला सामने वाला बंदा है वो हमें पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो दो फिंगर्स हम कहते हैं ना, कि ये जो गैप बनाया है ये हस्बैंड वाइफ पूरा करते हैं, स्पाउस पूरा करता है, तो वो केमिस्ट्री से ये साथ में आते हैं। और जब ये कंफर्टेबल और सिक्योर हम आ जाते हैं, एक कमिटमेंट में हम बंध जाते हैं, तो हम सामने वाले का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, हम चीजों को लाइटली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे वो हमारे साथ ही है, छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड लाइफ में 7 years ये चले आता है। तो वो चीजें जो हमें पहले अच्छी लगती होती थी, वही चीजें अब हमारे डिफेंस और ऑफेंस यानी कि लड़ाई और झगड़े का कारण बनने लगती हैं। और इस स्टेज में हमें टाइमली किसी थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाना चाहिए, या तो हम ये समझ जाएं कि ये फिजिकल है, ये इमो है, इनकी ये प्रायोरिटी है यानी ये प्रेफरेंस है, या फिर हम फटाफट से किसी दोस्त की जगह पे एक थेरेपिस्ट से मिलें, और दोनों मिलें, एक जना ना मिले, एक भी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, पर एटलीस्ट दोनों मिले। ठीक है, अब थोड़े से फैमिली सिस्टम्स की बात करते हैं। एक सिस्टम क्या है, किसी चीज को जब वो एक कंप्लीट तरीके से चलाता है, तो अगर सोचिए बहुत सारे इमोज की अगर फैमिली है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्व्ड हैं, उसमें एक फिजिकल अगर चले गया तो उनके लिए ट्रॉमा है। और अगर एक फिजिकल की फैमिली है जहाँ पे सब हंसते खेलते हैं, उनके अंदर एक ईमो घुस गया जो कि बिल्कुल नहीं बोलता, तो उनके लिए भी ट्रॉमा है, राइट। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है, ये टर्म समझनी है। अगर कोई भी सिस्टम अगर हिल गया है, उसको बैलेंस करने की स्टेट को यानी बराबर सेम सिचुएशन में लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं।
दूसरा है आइडेंटिफाइड पेशेंट। सी हमारे यहाँ पे कल्चर में क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही तो क्या करो, बच्चे पैदा कर लो। पर वो बच्चा बेचारा एक आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, माँ बाप में, राइट, क्योंकि वो नहीं मैनेज कर पा रहे, अब सारा टेंशन बच्चे पे आते, तो बच्चा बिकम्स आइडेंटिफाइड पेशेंट। वो रियल पेशेंट नहीं है। सी ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न परफेक्ट, सभी बच्चे परफेक्टली पैदा होते हैं। हाँ, जेनेटिक्स वगैरह की बात डिफरेंट है यहाँ पे, पर वो इमोशनली और फिजिकली परफेक्ट होते हैं। पर अगर पेरेंट्स में प्रॉब्लम है तो बच्चा एक आइडेंटिफाइड पेशेंट के लिए दिखाई देता है, और फिर हम उस बच्चे को काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास लेकर आ रहे होते हैं। तो सिर्फ बच्चे को ना लाएं, आप भी पर्सनल लेवल पे सेशंस लीजिए अगर ऐसा है तो। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं फैमिली के। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, यानी कुछ चीजें तुम करो, कुछ चीजें मैं करूंगा, और हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, हम दोनों एक दूसरे का साथ देके चल रहे हैं। एक होती है सिमेट्रिकल, बराबर की चीजें, अगर स्कूल तुम देख रहे हो तो घर मैं देख लूंगी, अगर तैयारी बच्चे को तुम करा रहे हो स्कूल जाने की तो खाना मैं बना दूंगी। सिमेट्रिकल, बराबर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। कुछ होते हैं जिनमें मन मुटाव है, उस मन मुटाव के को पूरा करने के लिए ट्रायंगलिंग यानी तीसरी चीज आ जाती है। या तो हम किसी फ्रेंडशिप को ले आएंगे, या बच्चा ले आएंगे बीच में, ताकि हमारा पूरा अटेंशन उधर चले जाए, या हॉबी ले आए, या कोई एडिक्शन पाल लिया। अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तो हो सकता है हस्बैंड ड्रिंक्स की तरफ भी चले जाए, स्मोकिंग की तरफ चले जाए। एक फैमिली ऐसी होती थी, ये एक केस स्टडी है फिर से, जो हमारे पास में एक केस आया। मदर इन लॉ और वाइफ की नहीं बनती थी आपस में, तो इन दोनों के बीच का सैंडविच हस्बैंड बन गए। हस्बैंड जैसे सैंडविच बने, उनको समझ नहीं आया मैं बीवी की तरफ दूं, साथ दूं, या मैं माँ का साथ दूं। तो उन्होंने एडिक्शन शुरू कर लिया, वो गए ड्रिंकिंग में लग गए। अब ड्रिंकिंग की हैबिट इतनी हो गई कि ड्रिंक करके आते, ये जब भी बोलती हैं अच्छा मम्मी ने ये कर दिया या तुम्हारी वाइफ ने ये कर दिया, ये अपनी ड्रिंक्स लेके दोनों को शांत करा देते। अब जब ऐसा होने लगा तो इक्विलिब्रियम होम्योस्टेसिस, क्या हुआ कि दोनों वाइफ और माँ साथ हो गए। अब इनको थेरेपिस्ट के पास लाए, जब थेरेपिस्ट के पास लाए एडिक्शन कम होने लगा। जैसे जैसे एडिक्शन कम हो वैसे वैसे मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की रिलेशनशिप गड़बड़, तो उसको मेंटेन करते रहने के लिए हस्बैंड की ड्रिंक्स वापस शुरू होने लगी। सो ये एक लूप बन गया, ठीक है, इसको ट्रायंगलिंग कहते हैं, कोई तीसरी चीज जो हमारी फैमिली को या हमारे रिश्ते को बैलेंस कर सके। एक होता है सबकी अपनी अपनी ईगो मास है, मतलब मेरा ये सेल्फ है, इसके बियॉन्ड तुम दूसरे हो, ठीक है। तो एक कैटेगरी फैमिली की ऐसी होती है, पापा पापा की जगह, मम्मी मम्मी की जगह, दादी दादी की जगह, दादा दादा की जगह, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। दूसरा है अनडिफरेंशिएटेड फैमिली ईगो मास, यानी कि सब एक दूसरे की बाउंड्री में घुस रहे हैं। मतलब अगर एक बच्चे को लड़की पसंद है तो उसको चाचा से भी अप्रूवल लेना है, ताऊ जी से भी लेना है, बुआ से भी लेना है, और अगर किसी से नहीं अप्रूवल लिया तो सामने वाले रूठ के बैठ जाएंगे। दैट इज अनडिफरेंशिएटेड ईगो मास, सब एक दूसरे में घुले मिले। हायरार्की, जहाँ पे घर के बड़े डिसाइड करते हैं कि अच्छा अगर कपड़े भी लेने हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं जो डिसाइड करती है कि अगर ये कलर की साड़ी है तो ये बड़ी बहू को जाएगी, अगर ये कलर का कपड़ा है तो छोटी बहू के लिए है। हायरार्की है, सिस्टम है, घर में सबसे ऊपर बड़े बैठे, फिर थोड़े बड़े, फिर सबसे नीचे छोटे। एक फैमिली होती है जो कि डबल मैसेजेस देती है, जैसे बच्चा गया, मम्मी मैं ये कर लूं, हाँ बेटा कर लो, मम्मी मैं वो कर लूं, चलो वो भी कर लो, दोनों चीजें सही है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं करूं तो क्या करूं, ये भी सही है वो भी सही है, तो मैं करना क्या, राइट। एक होता है बाउंड्री, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी डिफाइंड बाउंड्री है, और इसमें कोई ओवरलैप नहीं करता। जैसे अगर पढ़ाई तुम करते हो तो पढ़ाई का काम तुम्हारा है, उसमें अब तुम्हें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा चाचा बुआ ताऊ कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, वो तुम्हारा काम है। पर अगर तुम नहीं पढ़े तब तुम जाके हेल्प ले सकते हो लोगों की। ये कुछ फैमिली सिस्टम्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे एक इनमेश्ड फैमिली हो गई जहां पे सभी लोग फिजिकल्स हैं। इसमें क्या है,
फैमिली का नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे प्रायर। ठीक है, अगर भार्गव्स की फैमिली है तो भार्गव्स प्रेस्टिजियस हैं, सबसे ऊपर होने चाहिए, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक जना दूसरे सामने वाले के लिए ज्यादा कंसर्न होता है। अब सोचिए ज्यादा कंसर्न है तो वो बाउंड्री क्रॉस करेगा ही करेगा, और उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो सामने वाले को पेन आएगा ही आएगा, ट्रॉमा लगेगा ही लगेगा। एक जने की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम होती है। एक वो मूवी थी ना जिसमें अक्षय कुमार थे और उनके कुछ भाई, सारे भाई होते थे, और एक उधर एक लड़की थी, उनकी सारी लड़कियां होती थी। अगर अक्षय कुमार का प्रॉब्लम है तो सारे भाई लड़ने पहुंच जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि शुरुआत कहां से हुई, पर सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करती, और आप बोल भी नहीं सकते। ग्रुप डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। सारे डिसीजंस इकट्ठे लिए जाते हैं, और एक दूसरे को बचाने की मेंटालिटी है। अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं इसकी मदद कैसे कर दूं। पर अगर ऐसा फैमिली मास है जहां पे हम एक दूसरे को बचा रहे हैं, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम एक लार्वा, प्यूपा, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, जब जब बटरफ्लाई बनती है, तितली बनती है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। सोचो कोई स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको बचा रहे हो, क्या होगा? क्या वो कभी भी वो तितली बन पाएगा? एनमेश फैमिली में ऐसा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं, तो सामने से बच्चा अपने आप कुछ नहीं सीख पाता। एक होती है डिसएंगेज्ड फैमिली, इसमें सारे इमोज हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए एक बिल्डिंग है G+2, ग्राउंड फ्लोर पे मे बी ताऊ जी ताया जी रहते हैं, मिडिल पे बड़े चाचा और टॉप पे छोटे चाचा। इनको ये नहीं पता होगा कि छोटे चाचा घर में है या नहीं, अगर आपने बेस ताऊ जी वाली फैमिली से पूछ लिया। ये अपनी अपनी दुनिया में है सब लोग, ठीक है, किसी में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। पर अगर बहुत ही डायर सर्कमस्टेंस हुए, सिर्फ तभी ये लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। तो ऐसी जब डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, क्या होता है, हम एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे चीजों के लिए डिपेंड करने लगते हैं, और कई बार हम ऐसी सिचुएशंस इनवाइट कर लेते हैं जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। यहाँ पे पॉज मारूंगी समझने के लिए कि क्या सबको फैमिली सिस्टम समझ में आया है। अगर आ गया है तो बता दीजिए यस में, और किरण रिपीट कर सकती है जो भी उसने नोट डाउन किया हो। ओके, सो आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल। तो यहाँ पे हम बेसिकली शायद जो फैमिली सिस्टम है कि किस किस तरीके की फैमिलीज होती है, क्या क्या पैटर्न्स फैमिलीज फॉलो करती हैं, कुछ साथ में रहते हैं, एक फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इमोशनल ज्यादा है। वहां पे अगर जो मान लो किसी के बेटे की शादी होती है, नई बहू आती है, तो अगर वो फिजिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा डोमिनेट करती है तो वहां एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे कोई दूसरी फैमिली है जिसमें इमोशनल एस्पेक्ट वाले लोग ज्यादा है, वहां अगर कोई ऐसा नया पर्सन ऐड होता है जिसका फिजिकल ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक तो हमने इसको समझने की कोशिश करी, और साथ में ही फैमिलीज के सिस्टम की किस किस तरीके की फैमिलीज होती है, हायरार्की के बारे में बात करी, बाउंड्रीज के बारे में बात करी। तो आई होप कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होंगी, कि उनको शायद वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हम किस फैमिली सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर उनको थोड़ा समझ में आ रहा है तो वो शायद रिलेट कर रहे होंगे कि अच्छा हमारा फैमिली सिस्टम ये है। करेक्ट, थैंक यू किरण। एंड चैट में भी मेरे को सभी यस लिख रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि मेरी बात सब तक पहुंच रही है। चलिए फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। एक फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैमिली को समझते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली में क्या होता है, um, हम लोग सभी अब्यूज का कारण कहीं ना कहीं बनते हैं। चाहे हम एक दूसरे को अपशब्द बोल दें, या एक छोटी सी बात, ये तो पागल है बोल दिया, ये एक इमोशनल अब्यूज है। मतलब एक जने को ये लगेगा ना, मुझे तो सब लोग पागल ही बोल रहे, तो वो पागल ही बन के दिखाएगा फिर, राइट। या फिजिकल मारा पीटी कर दिया हमने किसी के साथ में, बच्चों को कुछ बढ़ाने के लिए उसको चप्पलें मार दी। आई रिमेम्बर एक माँ अपने बच्चे को, जब वो मेरे पास में आया,
वो बोलते, बच्चा बोला कि मम्मी मेरे को हाथों में चप्पल पहन के उसके चांटे लगाती है। दिस इज फिजिकल अब्यूज, ठीक है। और सेक्सुअल अब्यूज, बैड टच, गुड टच, ये सभी हर जगह हो रहा होता है, ठीक है। पेरेंट्स में शेम, फैमिली का शेम, खुद को लेके शेम, शर्मिंदगी महसूस करना। इनमें रिश्ते जो आपस में बाउंड्रीज नहीं है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी डिसफंक्शनल फैमिली में होती हैं। पर्सनल बाउंड्रीज का सेंस नहीं है, ये मेरी इतनी लिमिट है, मुझे किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं मारनी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बातों को खुल के बोल नहीं पाते, एक्सप्रेशन नहीं है। उसको कुछ बोलना बच्चा चाहता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है, कहता तू चुप रहे, पागल है क्या, ऐसे क्यों फील कर रहा है, अरे उसका इमोशन है, पर हम उसको गैस लाइट करते हैं और मना कर देते हैं, ये एक्सप्रेशन ही सही नहीं है। और स्पेशली बॉयज के साथ, लड़कों को हम ये बोल देते हैं कि तुम्हें रोना ही नहीं पसंद है, रोना नहीं है, तुम लड़की हो क्या, यू नो। तो ये बेचारा बच्चा फिर करेगा तो क्या करेगा, राइट, ट्रॉमा में जाएगा, अंदर लेगा चीजों को। नीड्स नहीं मीट होते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत दुखदाई सा, पेनफुल, घर में मारा पीटी, चिल्ला चोट, आपस में बच्चे भी लड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं खुला हुआ है, ओपननेस नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कुछ रिश्ते। इंटीमेसी, आपसी संबंध में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, तो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। फैमिली का स्ट्रक्चर अनक्लियर, रूल्स, कोई रूल नहीं है, कोई कभी खा रहा है खाना, कोई कभी खा रहा है, कोई रात को लेट आ रहा है, ये सब कुछ कियोस रहता है। रिजिड एटीट्यूड, मतलब अगर फूफा जी नाराज हैं तो फूफा जी नाराज ही हैं, ठीक है। या अगर मामा को किसी ने पूछा नहीं भाई कि आपकी अगर तबीयत खराब थी, तो मामा इतने नाराज हो जाएंगे कि अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे। ये सब रिजिड एटीट्यूड्स हैं। पास्ट को लेके ज्यादा सोचेंगे, ट्रेडिशंस के बारे में बात करेंगे, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, तुम कहीं से भी आयो, राइट। बार बार लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, एक दूसरे को लेके जेलसी, सस्पिशन, डाउट, अच्छा ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं, ये कुछ बैकग्राउंड बनता है एक डिसफंक्शनल फैमिली के लिए। फंक्शनल फैमिली में क्या होता है, फंक्शनल फैमिली की भी ट्रेड्स मैं बता देती हूँ आपको, पर अगर हम देखें तो आइडियली कोई भी फैमिली एक फंक्शनल फैमिली होती नहीं है, वो भी बताऊंगी क्यों नहीं होती है। सो फंक्शनल फैमिली क्या होती है, जहाँ पे बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है और आपको पता होता है कि अच्छा अब मुझे इंटरवीन करना है, अब मुझे नहीं करना है। जॉइंट डिसीजन लेते हैं और म्यूचुअल सजेशन, कंसेंसस सबकी हाँ मान के, ठीक है। पर खुद भी बंदा इंडिविजुअली भी ले सकता है डिसीजन और दूसरे बुरा नहीं मानेंगे उसको लेके। इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, इमोशनल फ्रीडम, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, छोटे से छोटा बच्चा भी बोल सकेगा कि अच्छा अगर आज ताया जी ने ऐसा किया तो मुझे वो दुख दिया, उसको चुप नहीं कराया जाएगा, ऐसे नहीं बोलते ताया के लिए, वो फंक्शनल फैमिली है, ठीक है। पर आइडियली होता क्या है, एक डिसफंक्शनल फैमिली है, उसका बच्चा होता है, बड़ा होके अडल्ट में आएगा। दूसरी डिसफंक्शनल फैमिली से हमें लड़की मिली, ठीक है। अब अगर इनको कोई भी फंक्शनल बंदा की फैमिली का बंदा मिलेगा ना, इनको समझ ही नहीं आएगा, इनको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। तो एक डिसफंक्शनल को अल्टीमेटली डिसफंक्शनल ही समझ आता है बाय द वर्च्यू ऑफ, जो मैंने इल्यूजन ऑफ चॉइस दिखाया था उस वाले पेज पे, जहां पे हमें लगता है ये तो हमारे जैसा है बिल्कुल, राइट। तो जब हमें हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं यानी कि डिसफंक्शनल मिले। अब ये दोनों जब साथ हैं तो कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा भी व्यवहार करेंगे उस व्यवहार से एक बच्चा भी डिसफंक्शनल ही बनेगा। तो इस तरह से वो जो ट्रॉमा, जब मैंने कहा था पेरेंट्स से देखिए, फिर खुद पे आइए और अब बच्चों पे आइए और देखिए, समझिए क्या रिपीट हो रहा है। तो एक ट्रॉमा एक जनरेशन को, इनफैक्ट आने वाली कई पीढ़ियों को ट्रांसफर होता है इस तरह से। पर गुड न्यूज क्या है, अगर ट्रॉमा ट्रांसफर हो सकता है तो हीलिंग भी ट्रांसफर हो सकती है। ये आपकी चॉइस है अब, क्योंकि अगर सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं तो आपको ये समझना है कि क्या आप वो ट्रॉमा कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसको वहीं रोक देना चाहते हैं। वो आपके हाथ में, बच्चों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी ना समझ है। सो एक बेस्ट ग्रुप मिला है जो कि 100+ लोगों का है और सब पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, राइट। कुछ ये समझना होगा, पर ये देखिए कि अगर बच्चा डिसफंक्शन में आ रहा है तो क्या क्या वो रोल लेता है। लो सेल्फ एस्टीम तो उसके कोर में बसा होता है,
पहला बच्चा क्या सही है क्या गलत है इस पे फोकस करेगा, तो एंजाइटी, मुझे मेरे माँ बाप के अधूरे सपने पूरे करने हैं, और वो सही गलत में लगेगा। दूसरा बच्चा कन्फ्रंटिंग, रिबेल बनता है, मतलब जो फैमिली चाहती है उसके अगेंस्ट करेगा, अग्रेसिव भी होगा। तीसरा बच्चा अटेंशन सीकिंग होगा, ठीक है, और इसको माँ बाप को लेके, मतलब ये ना अपने लिए ऐसे कुछ अगर पापा से इसका पीए पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है तो वो करियर में गड़बड़ करेगा, अगर मम्मी से उसका पंगा है तो वो अपने रिश्तों में गड़बड़ करेगा। जनरली ये तीसरा बच्चा करता है। चौथा बच्चा एडीएचडी या लोन, या ये तीन बच्चे काफी थे ना, मुझे क्यों पैदा कर लिया, तो वो अपनी दुनिया में लॉस्ट रहता है, लोनर चाइल्ड, जनरली इसको एडीएचडी या डिप्रेशन हो रहा होता है। तो ये कुछ रोल्स है जो वो लेते हैं। अब देखते हैं और क्या होता है। पहला बच्चा क्योंकि माँ बाप के अधूरे सपने पूरे करना है, हीरो सिंड्रोम लेके आता है, हाई अचीवर होगा, रैंक फर्स्ट आएंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी, या सारे बच्चों में सबसे बेस्ट वही होगा, रात दिन काम करेगा, ऐसे इंसान से शादी कर लेगा जो कि उस पर डिपेंडेंट होगा, और फिर वो पेन में जाएगा और ड्रामा लगेगा। इसको हाई नीड है सब मुझे अप्रूव करें, और इसको हमेशा कमी खलती रहेगी, कुछ कम है कुछ कम है। और ये कुछ इमोशंस है, एंगर, डिनायल, फियर और सुसाइड प्रोननेस, अपने आप को खत्म कर देने की चीज, अगर कुछ कमी रहेगी कितना ही अच्छा कर लेगा तो नेचुरली वो कहेगा कि भैया जिंदगी फिर से शुरू करी जाए, सुसाइड कर लेते, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा बच्चा जो रिबेल है, जनरली सबका करा धरा इस पे मन दिया जाता है, इसको स्केपगोट बनाया जाता है, ये फैमिली से हटके, बड़ों से हटके काम करेगा। तीसरा बच्चा अटेंशन लेता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैस्केट होता है, और पीएबी यानी खुद को ही, अपनी ही जड़ों को काटेगा, बेस्ट टू बेस्ट कर रहा होगा किसी भी नौकरी में, पर वो जंप कर जाएगा, कहेगा नहीं ये बेस्ट नहीं है। रिश्ता अच्छा चल रहा होगा तो वो अच्छा रिश्ता नहीं देख पाएगा, कहेगा अरे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता हूँ, ऐसे सब कुछ अच्छा नहीं है, उसको अटेंशन भी चाहिए होगी लोगों की। और फोर्थ चाइल्ड जैसे मैंने कहा, ये तो लोनर और इसके, मतलब जो भी सिचुएशन है वहां से भागने की चीज करेगा, और जनरली इसके पैरों में प्रॉब्लम आती है। इनहेरिटेंस, डिसफंक्शनल फैमिलीज में हम इनहेरिट बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पहला बच्चा अपने माँ बाप और के वैल्यू या गोल ले रहा होता है, उनकी क्या वैल्यू थी और उनके क्या गोल थे। दूसरा बच्चा पेरेंट्स का ग्रीफ लेता है। तीसरा बच्चा अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी माँ बाप के बीच का अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है वो ले रहा होता है। और चौथा पूरी फैमिली के सिस्टम के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट लेता है। सो लाइफ ऐसे चल रही होती है, और बच्चों के साथ ये सिचुएशन चल रही होती है। ये पिक्चर सेल्फ सफिशिएंट है बताने के लिए कि बच्चों पे कैसे ट्रॉमा ट्रांसफर हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा सर पकड़ के बैठे, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे माँ बाप ने शादी ही क्यों करी, अगर एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो लव मैरिज कैसे हुई, और लव मैरिज करने के बाद भी कितने डिवोर्स हो रहे हैं। तो अब डिवोर्स के बाद बच्चा समझने की कोशिश करता है मैं पापा के साथ रहूं या माँ के साथ। अगर किसी भी फैमिली में हम अगर बच्चे को साइड चूज करने को कहते हैं कि नहीं मम्मी सही है या पापा ही सही है, बच्चे को पेन होता है और वो उसी पेरेंट के अगेंस्ट हो जाता है जिसकी साइड आप जो पेरेंट कह रहा होता है कि ये साइड ले, ठीक है। सो ऐसे ऐसे काफी केसेस आते हैं कविता, हमारे। यस। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। एक्चुअली कुछ पेरेंट्स की एक छोटा सा कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि थोड़े से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहते हैं कि और ज्यादा जनरलाइज्ड एग्जांपल अगर हम उनको दे सके ताकि वो थोड़ा रिलेट कर सकें। ऑल्दो ये काफी जनरल एग्जांपल है, बट फिर भी हम जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल अगर अपन यूज कर सकें, और साथ में थोड़ा सा हिंदी भी वो प्रेफर करेंगे कि थोड़ा और हिंदी में बात कर सकेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चंस हियर इन द चैट बॉक्स। ओके मैम। हाँ, मैं बस यही बोलना चाह रही थी, ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो अगर फैमिली डिसंगेज है या हम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे की, तो वो ट्रॉमा ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करते हैं फिर बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। व्हाट इफ यू आर ईमो एंड फैमिली इज आल्सो ईमो, देन टू हैव डेफिनेटली, अगर दो ईमो है तो आपस में रिश्ता कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों ही ईमो को अपनी अपनी स्पेस चाहिए।
ठीक है, तो इंटीमेसी तो होगी नहीं, तो एक दूसरे को तो हम कंप्लीट कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है। एक फिजिकल और एक ईमो आपस में बहुत अच्छा रिश्ता बनाते हैं, पर होता क्या है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, राइट। पर हमें क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अगर हमने देखा है तो उन्हें माफ करना सीखना है, पहला स्टेप ये है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन ईमो और फैमिली ईमो का तो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप एक दूसरे के साथ खड़े ही नहीं होंगे, आप अपने डायरेक्शन में जाएंगे, सामने वाला भी अपने डायरेक्शन में जाएगा। You are a bit theoretical, be practical so that we can relate your speech. We do not belong to high class family or abroad. महेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे क्वेश्चन पूछिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। थियरी तो समझनी होगी ना, ताकि हम समझ पाए कि सिचुएशंस कैसे फेस हो रही है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले ब्रज बिहारी जी पे आते हैं। हाँ महेंद्र जी, किरण यस कैन यू, मैडम। हाँ जी महेंद्र जी, क्वेश्चन क्या है बताएं, कहाँ पर हैं आप? मैडम हाँ, मैं एक्चुअली मैंने इसको ज्वाइन किया था, 6 मिनट लेट हो गए थे, तो मुझे नहीं पता तो कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। मैं काफी देर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो महेंद्र जी, ये बात, जी मैं आपको बताती हूँ, हम ब्रीफली समराइज कर देती हूँ मैंने क्या बताया है इस टॉक में, क्योंकि अब तो हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आंसर का समय है ना। तो हाँ मैंने राइट मैडम। शुरुआत, हाँ देखिए, ट्रॉमा जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने शुरुआत करी कि हमारे पेरेंट्स का हमने रिलेशनशिप कैसे देखा। तो हमने दो टाइप के जने समझे, एक होता है फिजिकल, जो कि अपनी इमोशंस यानी हार्ट से काम करता है। एक होता है इमो, जो कि अपने दिमाग से काम करता है। जब ये दो टाइप के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि एक दूसरे की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन में एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, तो नेचुरली वो समझता है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं देते, एक दूसरे के लिए नहीं खड़े, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली वो एक ट्रॉमा में रहता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया फैमिली सिस्टम, ठीक है। तो एक होता है इक्विलिब्रियम, कि अगर ऐसा कुछ है कि पूरे इमो, सोचिए पूरी इमो की फैमिली है जो कि इंट्रोवर्ट है, जो कि बात ही नहीं करती, उसमें एक फिजिकल चले जाएगा जो हंसते खेलते रहता है, तो फिजिकल के लिए भी ट्रॉमा है और इमो के लिए भी ट्रॉमा है। वो सोचेंगे अरे ये कैसा इंसान है जो इतना लाउड बोलता है, और फिजिकल क्या सोचेगा ये कैसी फैमिली है जो कि बात ही नहीं करती एक दूसरे से, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है फैमिली सिस्टम्स में। मैंने बताया, महेंद्र जी आप हैं वहां पे, जहाँ भी फैमिली सिस्टम में अलग अलग टाइप की फैमिलीज के बारे में मैंने बात बताई। एक होती है जिसमें बाउंड्री सेट होती है, एक में नहीं होती है। एक में इन्वेस्ट फैमिली होती है, एक दूसरे के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। एक फैमिली होती है जो कि बिल्कुल ही डिसएंगेज होती है, किसी के लिए भी नहीं कुछ सुनते, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ फैमिली सिस्टम्स की बात हो गई। फिर मैंने बताया ट्रॉमा कैसे आता है, जब हम एक दूसरे को लाइटली लेने लग जाते हैं तो ट्रॉमा आने लगता है। और फिर अगर ये सिचुएशन रहेगी तो फैमिली में नेचुरली बच्चा एक डिसफंक्शनल ही बनेगा आगे, ठीक है। और 0 से 100 के स्केल पे कोई भी फैमिली 100 फंक्शनल नहीं होती है, डिसफंक्शनल ही होती है, यानी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। अब डिसफंक्शनल फैमिली में भी कैसे कैसे रोल्स बच्चा लेता है मैंने उनके बारे में बताया। पहला बच्चा हीरो सिंड्रोम लेके आएगा, एंजाइटी सफर करता है। दूसरा बच्चा रिबेल होता है, फैमिली के रूल्स के अगेंस्ट चलता है। तीसरा बच्चा मैस्कट हो जाता है, पीएबी होता है, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को लेके छोड़ के काम करेगा और खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। चौथा बच्चा लोनली चाइल्ड है, जो कि अलग अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं महेंद्र जी, यहाँ तक क्लियर है? बस यही मैंने बताया है। क्या किरण अनम्यूट करवा सकते हो महेंद्र जी को? यस मैडम। जी, तो आया बस समझ, ये, हाँ जी आया मुझे ये, समझ में। लेकिन एक्चुअली मैडम, आई हैव अ डॉटर 7 years old, और मुझे लगता है वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप है। एक्चुअली उसका क्या कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो जी वो अकेली रहती है। तो अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल के अलावा ऑप्शन दूसरा नहीं बचता। इसके लिए कुछ बता सकते हैं, आपका कुछ सजेशन? करेक्ट महेंद्र जी, मोबाइल तो बिल्कुल देना ही नहीं है ना। कितने हाँ, साल की बताया आपने? 7 साल की है, राइट? 7 साल के। यस। करेक्ट, तो मैं बेटर ऑप्शन दूंगी, आप उसे या तो पेट्स दिला दीजिए, कोई डॉग छोटा सा पपी पाल लीजिए, या प्लांट्स प्लांट्स दे दीजिए, या फिश दे दीजिए।
मोबाइल नहीं देना है, और आसपास के बच्चों के साथ उसको खेलना शुरू करवाइए थोड़ा थोड़ा, राइट। और ये भी देखना है कि आप कितने इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वैसे 7 साल की है तो माँ को पहले, माँ का क्या है अभी रोल, वो देखना है। वो कितनी इंट्रोवर्ट है, वो कितनी अपनी इमोशंस को आगे शेयर करती हैं, वहां से सीखेगी एट दिस एज। और फिर आसपास के लोगों से, 6 से 9 साल का बच्चा अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, बच्चों के, अपने दोस्तों के माँ बाप से सीख रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे इंटरेक्शन कराइए उसका, इंस्टेड ऑफ मोबाइल। महेंद्र जी। यस मैडम, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है। हालांकि मैं स्ट्रीट डॉग्स एनी टाइम उसके पास पपीज रखता हूँ। हम्म। हाँ, एक तो एनी टाइम घर पे रहता ही है, उससे थोड़ा जरूर मदद मिलता है, वो उसके साथ खेल लेती है। हाँ हाँ, तो बस वो चीज, और दोस्तों के साथ फ्रेंड्स में जाना उसको शुरू करवाना होगा। तो वो आपको देखना है कि अच्छे वाले फ्रेंड जो तरीके वाले हैं, उस फैमिली में उसका जाना शुरू करेगा। और स्कूल में भी पार्टिसिपेशंस करवाइए एक्स्ट्रा करिकुलर में, ठीक है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ फिर। मैम, व्हेन पेरेंट्स आर इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वन ऑफ देम इज पोस्टेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो ये है ब्रज बिहारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किरण। ब्रज हेलो। बिहारी जी, मैं समझना चाहूंगी कि बच्चा किसके साथ रहता है, बेटा है या बेटी है, सबसे पहले तो आप ये नहीं, बताइए। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है मेरे पास। जी मैडम, वो बच्चा तो मैडम के साथ में रहता है, मैडम भी सर्विस करती है, मैं भी पोस्टेड हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे होम टाउन से 300 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ। ठीक है। तो और एक्चुअली मैडम के अभी साथ रहते एक हैं। बड़ा एक बड़ा बच्चा है, वो अभी 6 क्लास में पढ़ रहा है, और वो लगभग 10 ईयर्स ओल्ड है, और सेकंड बच्चा है वो 2 ईयर का, अभी रिसेंटली हुआ ही है। ओके, तो तो दोनों दो। एक्चुअली क्या, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बताइए सर। तो एक्चुअली क्या होता है मैडम कि अब जैसे पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्चुअली मेरी मदर इतनी कैपेबल है नहीं, तो फैमिली बैकग्राउंड हालांकि रहते, तो मेरा क्या पर्सनल मकान है, वो थोड़े से दूर रहते हैं, तो हमें ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है जो भी कुछ है। तो मैं जब यहाँ से वहां जाता हूँ तो फिर मुझे बहुत सारा काम वहाँ देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं थोड़ा सा मल्टीपर्पज इंसान रह गया, बहुत सारे काम मैंने ले रखे हैं, तो मैं उनमें एंगेज रहता हूँ। और वो क्या है, जो डोमेस्टिक चीजें होती है वो मुझे इरिटेट करती है कई बार, तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसे मैनेज होगा, तो मैं इस चीज का वेट ही करता रहता हूँ कि ये बच्चा कब 5 साल से ऊपर हो जाए, 6 साल से ऊपर हो जाए, या 7 साल, तो मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या फ्री हो जाऊँ। तो ये चीज बहुत ही इरिटेट करती है कई बार होमली इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो चीजें हैं। तो बस वही थी एक प्रॉब्लम, बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इस चीज को मैनेज करूँ, लेकिन कई बार ज्यादा हो जाता है। ब्रज बिहारी जी, देखिए, बच्चा चाहे 5 साल का हो चाहे बड़ा हो, माँ बाप से तो कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, चाहे उनके बच्चे भी क्यों ना हो जाए, बच्चों के बच्चे। तो पहले तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप कभी भी फ्री होंगे बच्चों से, है ना। जी और जैसे जी जैसे बच्चे बड़े होंगे, 10 से ऊपर, 10 साल के ऊपर, उनको एक पिता का ही साथ चाहिए। तो जी अब कैसे भी आपको समय निकालना होगा, प्लीज आप अपना टाइम टेबल मैनेज करिए, क्योंकि एक बच्चे के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ भी और बाप भी, राइट। तो अगर क्रूशल स्टेज 10 साल के ऊपर से, उससे बिलो तो देखिए, 0 से लेकर के 5 इयर्स तक माँ का साथ है, 6 से 9 साल उसके स्कूल फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के मम्मी पापा, उसके टीचर्स, वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और 10 जी एंड अबव, वो आपका रहना ही जरूरी है। तो अपने समय में कैसे आप बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, आई नो डिस्टेंसेस हैं, पर क्या डिस्टेंसेस पे भी आप फोन पे वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 बार, या डिनर टाइम पे एक फोन लगा लिया, वीडियो कॉल कर लिया। सी, हमें भी, हमारे पापा का भी पोस्टिंग बाहर होता था, पर वो दिन में एक बार जरूर बात करते थे, राइट। इतना समय तो जी निकाल लीजिए, आजकल तो वीडियो कॉल इजी हो जाता है, नहीं वो जी जरूर मैडम, इतना निकाल। तो मैं टाइम, जी बताओ, इतना टाइम तो निकालता हूँ, खैर मैं कोशिश करता हूँ कि भाई, लेकिन बस वही हो जाता है मैडम कि कई बार जैसे मेरे कुछ एम्बिशंस है, तो मैं उनमें बहुत इंगेज रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब पजल सा रहता हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग तक। एक्चुअली की सर्विस के अलावा भी मेरे 2-3 काम और हैं,
तो उस चक्कर के अंदर क्या है, मैं टाइम नहीं दे पाता। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं फैमिली से रिमोट हो रहा हूँ, लेकिन फिर वह घर पे जाता हूँ तो वहां पर क्या होता है कि वही बच्चों के साथ में रहकर के मुझे वो काम करना पड़ता है। तो डोमेस्टिक, मैं ये भी समझता हूँ कि वाइफ पोस्टेड है तो उसको, वो बच्चों को भी मेंटेन कर रही है और सर्विस भी कर रही है, और फिर कुछ मेरा फैमिली का आसपास का है उसको भी मेंटेन कर रही है। तो मुझे भी फिर क्या है कि जनरली देखना पड़ता है कि मैं भी इंगेज हूँ, और वो चीज थोड़ी सी इरिटेट। जी, ब्रज बिहारी जी, एक सबसे क्लियर सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप इस गिल्ट से निकल जाएं कि आप फैमिली को कम समय दे रहे हैं। जब इस गिल्ट से निकलेंगे तो आपको आइडिया लगेगा अब क्या कर सकते हैं। ठीक जी है, जी तो वो करिए आप, और थोड़ा सा समय और इंक्रीज करके, हो सकता है कभी छुट्टी हो आपकी कंबाइंड, एक अगर आप ऑफ ले पाए और बच्चों के जी साथ जी छुट्टियों पे निकल गए। जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उन्हें अपने पास बुला लिया, घूमने निकल गए, शाम को ही निकल गए कुछ, और कुछ अथॉरिटी, अपने अपने काम को डेलीगेट करिए कुछ लोगों के लिए, जो कि आपकी तरह तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट आपकी एब्सेंस में कर पाए। जी मैडम। ठीक है ठीक है, मैडम, आई विल ट्राई मैडम। जी जी। Okay, so I will take up the next question. We have time, Kiran? ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो गई है, मुझे नहीं पता है मुझे कंटिन्यू करना है या स्क्रीन को देखना है। व्हाट इफ ईमो फैमिली देन टू डिफरेंसेस बता दिया। पीएबी वाज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। ये क्या है, जब हम अपने आप को ही सैबोटैज कर लेते हैं, वो सारी चीजें करते हैं कि हमारे माँ बाप को कहीं ना कहीं पे वो दर्द हो, या सबकॉन्शियसली हम उनसे बदला ले लें। ठीक है, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। मेरा बेटा अग्रेसिव है, उसके लिए 7 साल का है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता लक्ष्मी पंजाबी जी मुझे, तो क्या अग्रेशन है। कई बार बच्चे अटेंशन को लेके भी अग्रेशन शो करते हैं। तो देखिए, कहीं अटेंशन तो नहीं मिस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इधर उधर बिजी रहते हैं और उसको लगता है कि माँ नहीं देख रही है, अब छोटे वाले को ज्यादा प्यार करती है या बड़े वाले को ज्यादा प्यार करती है। वो हम एक बार देख सकते हैं। अगर पेरेंट्स को ट्रॉमा है तो क्या करें कि बच्चे के पास ना जाएं। सबसे पहले समझिए ईमो क्या है, फिजिकल क्या है, और उनकी प्रायोरिटीज क्या है, और अपने पर्सनलाइज मत लें। ठीक है, आई डू नॉट नो क्या करना है मुझे। Ma'am, am I audible? Pihu this side. यस पीहू, सो टेल मी क्या करना है, बिकॉज स्क्रीन इज शेयर्ड एंड आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि मुझे Yes, आंसर दे ma'am. रहे Due to time constraint, can हैं। we take up the question and answer session? कैन वी टेक अप और कैन वी स्टॉप? No, no. Can we start with the question and answer? Like, there are some parents who are asking with the question and answers. पीहू, आई So, थिंक आई एम ऑलरेडी एड्रेसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। आप बता दीजिए इसके अलावा क्या करना है। no, no. We have a few more questions. बता दीजिए, मतलब मैं तो वही कर रही थी क्वेश्चन आंसर सेशन, पर आप बता दीजिए इसके अलावा क्या करना है, कौन सी Yes, ma'am. क्वेश्चन। So we'll go with that itself ठीक for a है, few ओके, मतलब moments. स्लाइड पे हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, गॉट इट। Yeah, sure. क्या क्वेश्चन है पीहू? So, one of the questions by one of the parents is asked that she is an introvert and her husband is also an introvert. So, how do they teach their daughter to make friends? तो अंडरस्टैंड, बच्चा पढ़ाएंगे आप क्या, वो नहीं सीखेगा। बच्चा हमेशा जो आप शो करते हैं वो सीखता है। तो अगर आपको अपने बच्चे को दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना सिखाना है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, और वो आपको देखकर ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। सो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले फ्रेंड्स बनाइए, आप बाहर लोगों से घुलना मिलना शुरू करिए, और बच्चा अपने आप सीख जाएगा। सो पीयू, दैट्स माय आंसर। All right, ma'am. Then we have one more question. मैम, मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें बीच वाला बच्चा जो कि 13 वर्ष का है, लगभग साल भर पहले खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता था।
पहले उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में करवाया, लेकिन उससे फायदा कम मिला। फिर मेरे बेटे को होम्योपैथी के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उससे अभी लगभग वो 8 महीने से ठीक चल रहा है। अभी मेरा सवाल ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हालांकि बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार है। ओके, मतलब एक मिनट, लेट मी जस्ट रीड दिस अगेन। 13 साल का है जिस मेरे 3 बच्चे, इसमें बीच वाला 13, ठीक है। 13 साल का बच्चा खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता था, तो प्लीज आप उसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह बायोलॉजिकल चेकअप करवाइए कि क्या चल रहा है। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट, अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट को दिखा पाए मेजरली। कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज उसको एग्जाम नहीं देना है, तो वो एंजाइटी उसकी बॉडी में आ सकती है और वो खड़े खड़े बेहोश हो सकता है, हिस्टीरिया हम इसे कहते हैं। या अगर आप लोगों से अटेंशन चाहिए, या अगर हस्बैंड वाइफ का कुछ पेनफुल पार्ट वो देख रहा है और वो नहीं समझ पा रहा है, तो हो सकता है वो ऐसे ऐसे व्यवहारों में चले जाए। तो प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए, और इसमें डिले मत करिए, क्योंकि 8 महीने ही हुए हैं। कई बच्चे ऐसे सीजर्स में भी जाते हैं, तो हमें वो चेकअप करना होगा। तो इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अदर देन द होम्योपैथी, वो हमें करवाने हैं। यू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा बेबी बहुत छोटा है, अभी मैं क्या प्रिकॉशन रखूं कि मेरा ट्रॉमा मेरे बेबी में ट्रांसफर नहीं हो। सो आई थिंक आर्ची इज अर्चना। अर्चना, जो भी आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, और या कॉन्शियस एफर्ट लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, आपका बुरा रूप या आपका ब्रोकन रूप बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए। उसको आप कॉन्शियसली एफर्ट मार के चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एनर्जेटिकली एफर्मेशन एंड ऑल आप कर सकते हो। आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, मैं खुश हूँ, मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। पास्ट से फोकस हटाना है, प्रेजेंट में आना है, ठीक है। या पी यू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय चाइल्ड इज नॉट able to speak, he is speechless, so please suggest best treatment. कितना छोटा बच्चा है मुझे ये समझना होगा। एज एक बार देखनी होगी स्पीचलेस की। सबसे ज्यादा, अगर आई डोंट नो किसका, मनीष, क्या मनीष अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको, और या मैसेज में 4 years, ठीक है। सो 4 years का बच्चा है, तो माँ के साथ में इंटरेक्शन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा माँ उसके साथ में बातचीत करे। भले वो नहीं बोल पा रहा है, पहले तो बायोलॉजिकल चेकअप करा लीजिए कि कहीं कोई बायोलॉजी में तो प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में तो कोई इश्यू नहीं है, टंग में तो कोई कहीं पे अटकी हुई नहीं है, वो भी चेक कराइए। और उसके बाद माँ का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा रखिए, क्योंकि ये एज माँ के क्लोज रहती है 5 साल तक का। माँ जितना बातचीत करना सीखेंगी, बात करेंगी, एक्सप्रेशंस देंगी, अपनी इमोशंस को शेयर करेंगी, कटल करेंगी, बच्चे को हग वगैरह किया, तो बच्चा ज्यादा बोलना सीख सकता है। उसके बाद में स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, अगर इतने के बाद नहीं हो रहा है तो एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिले, वो कुछ टेस्ट वगैरह करके उसको बुलाना सिखाएंगे। We can go to the Hello, am I yeah. audible, ma'am? Okay, Uh, so due to some time limits, I would like to jump on to the last question, and which says that मेरा बच्चा 9 साल का है, IQ भी अच्छा है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल है, और बच्चों के जैसे प्रैक्टिकल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, कविता मैम, यू कैन ऐड ऑन टू माय आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो शायद हमें सबसे पहला काम होता है कि हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है। अब हमने इतनी सारी क्वालिटीज तो गिनाई बच्चे की, कि बच्चे का आईक्यू अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, और इमोशनल भी है, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ में प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, उसे सेलिब्रेट करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? बच्चे की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना है, प्लस कुछ हॉबी आप उसे सिखाएं।
तो उसको दिखेगा कि अच्छा ये एक चीज है जो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। अगर वो सेंसिटिव हो रहा है तो ये देखिए कि वो सेंसिटिव क्यों हो रहा है। कहीं आप उसको बहुत ज्यादा रोका टोकी तो नहीं कर रहे, कहीं ये तो नहीं बोल रहे ऐसे मत कर वैसे मत कर, तो वो बाकी जगहों पर भी सेंसिटिव हो रहा है ना। तो जैसे बोला गया कि उसकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करें, तो उसको आप जब प्रेज करेंगे, आप जब अप्रिशिएट करेंगे, तो नेचुरली आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और थोड़ा थोड़ा उसको दुनिया को फेस करने का ज्ञान आप देते रहें। और कुछ ऐसी बुक्स दें जिसको वो पढ़ के समझ के आगे बढ़ सकता है कि लाइफ प्रैक्टिकल कैसे होनी चाहिए। Thank you, ma'am, for sharing this. I think due to time limit, we will need to close with the question answer round. And I would request कि parents के बहुत सारे questions अभी भी हैं आ रहे हैं, तो जनरली हमारा ये पैटर्न रहता है कि हम हर संडे को वेबिनार करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग फिर से ज्वाइन करें। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो सेमिनार हो जो वेबिनार होगा उसमें हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। और हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है वो अपने 17 दिसंबर को होगा, 17 दिसंबर को होगा संडे को। टाइमिंग भी सेम रहता है 4 to 5 PM। और मैं चाहूंगी कि आप सभी फिर से ज्वाइन करें। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस टू पीहू। All right, so this is an announcement, dear parents, कि जो हमारा next webinar है वो 17th December Sunday को वापस होएगा from 4 PM to 5 PM, and the topic will be communication, which is a key to better parent-child relationship. And जो हमारी key speaker होंगी on the 17th December वो होंगी Miss Pallavi Sharma ma'am, counseling psychologist and art therapist. So I request you all to please join us again for the 6th parenting webinar. And we are on a mission to make parenting available to everyone. So join us with Parenting with Euro on WhatsApp for expert insights and tips. आप लोग ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हमारे WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, which is Parenting with Euro, and you can get valuable insights and tips from the experts there. Chat box में एक लिंक है, WhatsApp link, which will straight direct you to the WhatsApp group, which is the Parenting with Euro. So I request each and every parent to join this. And thank you so much, Kavita ma'am, for all the insightful discussions and experiences. It was pleasant to hear from you today. I You're also welcome. thank each and every parent. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद to join this parenting webinar. It was a grand success for all of us. So mark your calendars, everybody. Let's meet on 17th December again. Thank you so much. Kavita ma'am, I would like to thank you so much. I would like to appreciate you and thank you for answering all the questions of our parents. And we are really happy to have you with us. It was a great experience with you. Thank you so much. Have a great evening, We would everyone. like to have you some in other webinar as well. So we are looking forward to that. When can we have another webinar with you? Sure. Okay, ma'am. All Thank right. you, ma'am. Okay. Yeah.